नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी-अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में संलग्न होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन विद यशवी में। जैसा कि मैंने आपको गत वीडियो में ये वादा किया था कि अनुसंधान के विषय में जानने के पश्चात अगली वीडियो में हम अनुसंधान के प्रकार के विषय में जानेंगे। तो लीजिए, आप सभी के सामने उपस्थित हैं अनुसंधान के प्रमुख पहले दो प्रकार, मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान जहां ज्ञान के विस्तार पर कार्य करता है, वहीं व्यवहारिक अनुसंधान समस्या के समाधान पर कार्य करता है। विज्ञान की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? क्योंकि मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत जिन मूल सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उनके नियमों का निर्माण किया जाता है, उन्हीं को आधार बनाकर, उन्हीं सिद्धांतों को आधार बनाकर व्यवहारिक अनुसंधान किया जाता है। अर्थात जो हमारी विशिष्ट समस्या है, उसका समाधान उन्हीं मूल सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। यह भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आप सामान्य रूप से जानें कि मौलिक अनुसंधान क्या है। तो साथियों, मौलिक अनुसंधान केवल और केवल आपके ज्ञान और समझ को विकसित करने में अपना कार्य करता है। इसका कोई व्यवहारिक पक्ष नहीं है। यह सैद्धांतिक रूप से कार्य करता है। इसके उद्देश्य की यदि बात की जाए तो मौलिक अनुसंधान सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को विकसित करता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के ऊपर जब वो सेब गिरा तो न्यूटन के सेब गिरने के पीछे के कारण को जानने का जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ यह ज्ञान गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये एक सिद्धांत बनकर उभरा और इसी सिद्धांत का विश्व के भिन्न-भिन्न कार्यों में अपनी स्थिति अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, अपने गुण और धर्म के अनुसार कार्य करना, इसका विस्तार करना हो गया। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो केवल सेब के गिरने के पीछे गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? नहीं। सृष्टि में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी की तरफ खिंचाव रखती हैं और उनका भी अपना एक गति होती है, अपने भार के आधार पर गति होती है। तो इन सभी नियमों का जो निर्माण है वो मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत ही हुआ। अब बात करें मौलिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है, कैसा है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान, जैसा कि मैंने बताया कि सिद्धांतों के निर्माण में और उनके नियमों के निर्माण में, अर्थात उनकी गुण, स्थान, परिस्थिति, वातावरण, सबके आधार पर उनके क्या नियम हैं, क्या वो वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे वो हैं, या भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में वो भिन्न-भिन्न प्रकार का व्यवहार करेंगे क्योंकि उनके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सब उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है उस पर कार्य करता है मौलिक अनुसंधान। सार्वभौमिक, जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यूटन का लॉ केवल सेब पर आधारित नहीं है। सृष्टि के बहुत सारे स्थानों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सारे खोज में आज वैज्ञानिकता की दुनिया में इस सिद्धांत का अपना एक विस्तृत रूप कार्य कर रहा है। इसलिए यह सार्वभौमिक है क्योंकि ये सृष्टि के भिन्न-भिन्न संदर्भों में अपनी योग्यता अनुसार कार्य करता है। भविष्य के अध्ययनों के लिए, अर्थात उस मूल रूप में जब गुरुत्वाकर्षण के नियम का निर्माण हुआ, उस मूल रूप से उसने विस्तृत होकर आज इतनी सर्व सृष्टि में भिन्न-भिन्न संदर्भों में जो अपना योगदान दिया है, तो वो उस अनुसंधान की दूरदृष्टि थी कि उसने उस स्थान से अपने एक लंबे अंतराल तक अपने प्रभाव से समाज को एक सशक्ति दी है, एक बल दिया है वैज्ञानिक क्षेत्र में। अब बात करें मौलिक अनुसंधान की विशेषताओं की, तो मौलिक अनुसंधान बौद्धिक चुनौतीपूर्ण होता है। अर्थात यदि आपके अंदर ज्ञान को जानने की जिज्ञासा है, आप अज्ञात की खोज करने के लिए प्रेरित हैं, तो मौलिक अनुसंधान वहाँ कार्य करता है। वो आपको प्रेरणा प्रदान करता है, जानने की जिज्ञासा को और प्रेरित करता है ताकि आप उस ज्ञान को और अच्छे से देख पाएं, समझ पाएं, महसूस कर पाएं।
बात करें सैद्धांतिक केंद्रित की, तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी कहा कि मौलिक अनुसंधान सिद्धांतों पर कार्य करता है। यह मूल सिद्धांतों को निर्मित करता है और उसके ढांचे का निर्माण करता है, अर्थात उसके गुण और धर्म के अनुसार वो किन किन संदर्भों में कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इस नियमों का निर्धारण करता है। बात करें सार्वभौमिकरण की, तो इन्हीं मूल सिद्धांतों का विश्व के भिन्न भिन्न संदर्भों में क्या सामान्य रूप से इसे लागू किया जा सकता है? तो हाँ, इन सिद्धांतों को भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर यथा योग्यता, यथा शक्ति अनुसार इनको सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है। बात करें दीर्घकालिक दृष्टि की, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि न्यूटन का वो जो लॉ है वो केवल सेब के गिरने पर नहीं, आज विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों पर उस पर कार्य किया जाता है। फिर बात करें मौलिक अनुसंधान की विधियों की, तो ज्ञान की खोज के लिए विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न विधियां हैं, जैसे कि प्रयोग। उदाहरण के लिए किसी एक रासायनिक तत्व में किसी दूसरे रासायनिक तत्व को मिलाकर वो कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है, उसके भौतिक गुणों का अध्ययन करना कि क्या उसकी प्रवृत्ति उष्ण है, क्या वो शीतलता प्रदान करता है, ऐसी जो परिस्थितियां हैं उसका उपयोग प्रयोग के द्वारा किया जाता है। दूसरा, अवलोकन। ज्योतिष के क्षेत्रों में नए नए सिद्धांतों का जो निर्माण है वो तारामंडल, आकाशगंगा इत्यादि के परिस्थितियों को देखकर, उनको अवलोकित करके ज्योतिष के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांतों का, थ्योरीज का निर्माण किया गया। इसके बाद बात करें सैद्धांतिक मॉडलिंग की, अर्थात जलवायु परिवर्तन के पैटर्न को भविष्यवाणी करने के लिए कंप्यूटर मॉडल विकसित करना, अर्थात ये केवल उसके गुण और धर्म पर कार्य नहीं कर रहा है, उसके वास्तविक रूप के आधार पर भी उसको विकसित कर रहा है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन को जानने के लिए कंप्यूटर मॉडल को और अच्छे रूप से विकसित करना कि वो वेदर को भी कनेक्ट कर सके, वेदर को भी समझ सके। इसका जो बड़ा रूप है, इन जटिल प्रणालियों का उपयोग करके जो ये बड़ा रूप बना, यह सैद्धांतिक मॉडलिंग के द्वारा ही हुआ। फिर इसके बाद आता है केस स्टडी। एक विशेष व्यक्ति, समूह या घटना का गहराई से और विस्तृत विश्लेषण करना मौलिक अनुसंधान है। अर्थात किसी व्यक्ति के विषय में सामान्य रूप से एक लीजिए कि न्यूटन को ही ले लीजिए या आइंस्टाइन को ले लीजिए, उनके जीवन को समझने के लिए हम उनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं, उनके विषय में लिखी गई कथाओं को पढ़ते हैं, तो उनको विस्तृत रूप से जानना, उसको विश्लेषित करना और आज के समय में उनका क्या विकास है, उस स्थिति का क्या विकास है, उनके द्वारा प्रदत्त नियमों का क्या विकास है, उनका क्या प्रभाव है, उनको जानकर या क्या उस प्रभाव में कुछ नया उत्पन्न हुआ, उन नए सिद्धांतों का उपयोग, उन नए सिद्धांतों का निर्माण फिर यहाँ से वापस शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि अनुसंधान चक्रीय प्रक्रिया है, तो किसी एक पुराने वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक को देखकर या वैज्ञानिक को देखकर, उनकी जीवन यात्रा को देखकर, उनकी थ्योरीज को देखकर बहुत सारे ही उनके परिष्कृत रूप नए नए सिद्धांतों के रूप में उपस्थित हुए हैं। अब हम बात करते हैं आगे मौलिक अनुसंधान के कुछ उदाहरणों के रूप में, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, अर्थात किन विधियों के द्वारा सीख रहे हैं, ये नहीं, विधियों के द्वारा यदि सीख रहे हैं तो वो व्यवहारिक उपयोग है। यहाँ वो कैसे सीख रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। एक छोटे बच्चे के सामने जो बोलना सीख रहा है अभी, उसके सामने जब उसकी माँ बार बार कहती है मम्मा मम्मा, तो बच्चा मम्मा बोलना सीखता है। तो वो कैसे सीखा उसने, वो उसके अंदर एक मौलिक अनुसंधान हुआ, उसने अपनी माता को माँ बोलते हुए अनुकरण किया, उसका अवलोकन किया, उनको ऑब्जर्व किया और फिर स्वयं में अपने अंदर परिष्कार लाकर माँ बोलना सीखा। वहीं सामान्य जीवन में एक बात की जाए तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि बात की जाए तो खुशी और कल्याण की भावना मस्तिष्क में कैसे उत्पन्न होती है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर या अनुवांशिक प्रभावों के द्वारा या सामाजिक संबंधों की भूमिका की पड़ताल करते हैं। लक्ष्य खुशी के, अब यहाँ पर क्या है,
आपने साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग किया, आप खुशी और कल्याण की भावना को जानना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जानना क्या चाह रहे हैं? क्या उन प्रयोगों के द्वारा उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ लक्ष्य खुशी के मूल तंत्र को समझना है कि किस मतलब खुशी का भाव कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसको जानने का प्रयास करना है, ना कि खुश रखने के लिए किन थेरेपीज का प्रयोग किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, उस पर कार्य करना है। यहाँ कार्य है कि खुशी होती क्या है, ये भावनाएं होती क्या है, इसको जानना। एक उदाहरण और अगर हम लें तो क्वांटम उलझाव, क्वांटम इंटेग्रेंट के मौलिक गुणों की जांच करना, जैसे कि क्वांटम यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों को समझना, ना कि तत्काल कोई उपकरण बनाना। आखिर ये क्वांटम यांत्रिकी है क्या, कैसा दिखता है ये, इसकी बनावट कैसी है, ये जानना मौलिक अनुसंधान है, ना कि उसमें सुधार या छेड़छाड़ करने के लिए हम क्या करें या उसके सकारात्मक परिवर्तन के लिए या उसका और अच्छे से उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग से का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर केवल उसको समझने के लिए कि ये क्या है, ये कैसा दिखता है, ये कैसा होता है, यह प्रश्न का जवाब मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत देखा जाता है। अब व्यवहारिक अनुसंधान क्या है? साथियों, अब हम अनुसंधान के दूसरे प्रकार पर आ चुके हैं, व्यवहारिक अनुसंधान। परिभाषा के रूप में यदि बात करें तो व्यवहारिक अनुसंधान समस्याओं के हल करने या नीति प्रशासन में तत्काल मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि साथियों मैंने पहली स्लाइड में ही कहा था कि व्यवहारिक अनुसंधान, इसके शाब्दिक अर्थ से ही समझ सकते हैं कि यह व्यवहारिक पक्ष पे कार्य करता है, समस्या के समाधान पर कार्य करता है। उद्देश्य की यदि बात करें कि व्यवहारिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना, नई तकनीकी का निर्माण करना, विकास करना और भविष्य की उन्नति के लिए शोध करना। दोस्तों, समस्याओं का समाधान करना व्यवहारिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है। विशिष्ट परिस्थिति में सामने आपके कैसी परिस्थिति है, आप उस परिस्थिति में किन सिद्धांतों का उपयोग करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, यह व्यवहारिक अनुसंधान है। जो तकनीकी का एक सिद्धांत बना, उस सिद्धांत का उपयोग करके नई तकनीकी का विकास करना, जैसे कि अणु यानी कि परमाणु का एक छोटा सा रूप। अणु के बारे में पता चला, अणु के मौलिक सिद्धांत के बारे में पता चला, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप, उसका जो आज समस्याएं हैं, तकनीकी समस्याएं हैं या युद्ध की जो स्थिति में जो न्यूक्लियर प्लांट का उपयोग, न्यूक्लियर बम्स का उपयोग किया जाता है, हथियारों का आत्मरक्षा के लिए जो उपयोग किया जाता है, आत्मरक्षा के लिए इनका निर्माण होना और न्यूक्लियर प्लांट्स का लगना, ये सभी जो कार्य हैं यह व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। अणु के रूप में मूल सिद्धांत और व्यवहारिक रूप में न्यूक्लियर प्लांट। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, कैसा है व्यवहारिक अनुसंधान। तो व्यवहारिक अनुसंधान व्यवहारिक है, अर्थात व्यवहारिक रूप से कार्य करता है। यह आपको सामान्य रूप से सामने वर्णित हो जाता है, दिख जाता है, समझ सकते हैं आप इसको, इसके ऊपर कार्य होते हुए देख सकते हैं, जान सकते हैं और इसका एक विकसित रूप उत्पन्न होता है। यह समस्या केंद्रित है, अर्थात यह अनुसंधान तभी होगा जब आपके पास कोई समस्या होगी। जैसे कि उदाहरण के रूप में लीजिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक उदाहरण लिया था, कोरोना, उससे पहले कैंसर, हैजा जैसी बीमारियां जब उत्पन्न हुई तो इन समस्याओं के निवारण के लिए जो वैक्सीनेशन बनी वो इसी व्यवहारिक अनुसंधान का ही एक रूप है, एक उदाहरण है। इसके बाद बात करें व्यवहारिक अनुसंधान की विशेषताएं। कैसा होता है व्यवहारिक अनुसंधान? यह समाधान केंद्रित होता है, अर्थात समस्या आपके सामने प्रकट है, आपको उसका समाधान खोजना है, तो उस समाधान पर ही दृष्टि होती है, लक्ष्य होता है व्यवहारिक अनुसंधान का। फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण, अर्थात क्रियाशील परिणाम होते हैं और ठोस समाधानों पर बल देता है, अर्थात
ये क्रियाशील होता है। आप देख रहे हैं इसमें आगे विकास होता हुआ। आप जान रहे हैं समस्या का समाधान किस हद तक हो गया है। इन सब परिस्थितियों को जानना, ऐसा दृष्टिकोण है व्यवहारिक अनुसंधान का। विशिष्ट लागू, जैसे कि हमने बात की कि मौलिक अनुसंधान जो है वो सार्वभौमिक है, मतलब भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न संदर्भों में वो अपनी योग्यता अनुसार कार्य करता है। लेकिन व्यवहारिक अनुसंधान केवल किसी विशिष्ट समस्या के आधार पर ही हो सकता है। जैसे कि यदि हम बात करें स्मार्टफोन, तो आज विश्व में कितने सारे स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन समस्या क्या आती है? कभी कोई स्मार्टफोन है उसकी बैटरी लाइफ कम है, तो जब दोबारा से स्मार्टफोन का निर्माण वो कंपनी करती है तो वो कोशिश करती है कि उसकी बैटरी लाइफ और अच्छी हो सके। तो आप समझ रहे हैं मूल क्या था कि बैटरी के द्वारा फोन चार्ज होता है, ये बैटरी के द्वारा उसको एनर्जी मिलती है, बैटरी के द्वारा ये कार्य करता है। लेकिन किस फोन को अपनी एनर्जी के अनुसार, अपने ढांचे के अनुसार कितनी बैटरी की उपयोगिता होगी और कितनी बैटरी वह संचित कर सकता है, और उस संचित बैटरी का उपयोग वो किस किस प्रकार से विभाजित करके अन्य अन्य ऐप से कैसे कैसे कार्य कर सकता है। तो ये विशिष्ट स्थान पर जो एक समस्या आई बैटरी की, तो इस बैटरी को सुलझाने के लिए स्मार्टफोन का नया रूप बना और उसमें और अच्छी बैटरी का उपयोग किया गया। यह है व्यवहारिक अनुसंधान। उसके बाद बात करें तत्काल प्रासंगिकता, अर्थात यह तत्काल से मध्यम अवधि में लागू किए जा सकने वाले समाधान प्रदान करती है, अर्थात इसका कोई लंबा दृष्टिकोण नहीं होता। सामान्य रूप से जो आपने अभी उदाहरण के लिए लिया कि आपका स्मार्टफोन, आपने जो स्मार्टफोन लिया, स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो एक टाइम तक कार्य करेगी, एक टाइम के बाद उसकी समय अवधि समाप्त हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाती है। तो वो कुछ समय तक आपके लिए लाभकारी हो सकती है, आपकी समस्या का समाधान कर सकती है। एक बार आपकी समस्या का समाधान हो गया, वही व्यवहारिक अनुसंधान समाप्त हो जाता है। इसके बाद यदि बात करें व्यवहारिक अनुसंधान की विधियों की, तो सर्वेक्षण, लोगों की राय जानना। लोगों की राय व्यवहारिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आजकल चाहे वो कंपनी हो, उद्योग हो, चिकित्सा हो या शिक्षा हो या कोई भी विभाग हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में फीडबैक का बहुत महत्व है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी आवश्यकता के अनुसार हमारा जो प्रोडक्ट है वो कार्य कर रहा है या नहीं, या एक अपना सामान बेचने वाली जो कंपनियां होती हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वह जो भी ग्राहक होते हैं उनकी मनोगति को समझने का प्रयास करती है, उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर उनके आवश्यकता को समझने का प्रयास करती हैं और उसी प्रकार के प्रोडक्ट्स का निर्माण करती हैं और इससे उन्हें मुनाफा होता है। फिर बात करें केस स्टडी की, तो किसी एक स्थिति का गहराई से अध्ययन, जैसे कि मौलिक अनुसंधान में जो केस स्टडी थी वो एक पूरा जीवन वृतांत, एक पूरे सिद्धांत को अच्छे से समझना, उसको जानना, परखना, उसके हर एक आयाम को जानना। लेकिन व्यवहारिक अनुसंधान में क्या होता है, किसी एक स्थिति का गहराई से अध्ययन करना। जैसे कि स्कूल में यदि बच्चे कम उपस्थित हो रहे हैं, या एक टाइम था जब विद्यालयों में ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा लिए जा रहे थे, तो उसका विश्लेषण व्यवहारिक अनुसंधान में होता है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट क्षेत्र की एक विशिष्ट समस्या है कि बच्चे ड्रॉप आउट्स ले रहे हैं, बच्चे परीक्षा नहीं दे रहे हैं, बच्चे उपस्थित नहीं हो रहे। ये विशिष्ट जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनका समस्याओं का कारण क्या है, यह जानने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। फिर बात करें प्रयोगात्मक डिजाइन, अर्थात प्रैक्टिकल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, किसी बदलाव का असर नियंत्रित तरीके से जानना। अर्थात यदि आपने कोई भी, मान लीजिए कोई नीति बनी जो कि मूल सिद्धांत है, मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत बनी, उस नीति को आपने व्यवहारिक रूप से समस्या को दूर करने के लिए लागू किया, लेकिन वो समस्या, आपने नीति लागू कर दी, लेकिन क्या वो समस्या दूर हुई या नहीं हुई, या उस नीति का कितना प्रभाव हुआ, इसको जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि नई पढ़ाने की विधि का कक्षा पर प्रभाव कैसा है, इसको देखना।
कि मान लीजिए खेल खेल में पढ़ाने की विधि का विकास हुआ, तो क्या बच्चे खेल खेल में पढ़कर ज्यादा अच्छी उन्नति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किसी विशेष क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि उस विधि का उपयोग उतने अच्छे रूप से नहीं हो रहा है या उसका परिणाम उतने अच्छे तरीके से नहीं निकल रहा है। तो ये सब विधि के द्वारा व्यवहारिक अनुसंधान किया जाता है कि उस नीति का जो क्रियान्वयन हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं, समस्या का समाधान निकल पा रहा है या नहीं, यह इसका जो जांच परख होती है वह इस डिजाइन के माध्यम से होती है। फिर आता है नीति विश्लेषण, अर्थात मौजूदा नियमों की उपयोगिता और कमियों की समीक्षा करना। आपने नियम बनाए, आपने बच्चों के लिए नीति बनाई, स्कूलों में संसाधन प्राप्त करा दिए, संसाधनों का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, यह आपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा। एक्सपेरिमेंट्स कहें या उस समय अवधि में आपने जो ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखा। फिर उसका नीति विश्लेषण कि आपने जो चीजें दी वो कितनी उपयोगी है, कितनी उपयोगी नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं कि स्कूल में अनुशासन नीति में सुधार सुझाना, अर्थात स्कूल का अनुशासन या वातावरण कैसा है उसको समझना, उसको जानना और उसको सुधार के लिए क्या कार्य तात्कालिक रूप से किए जा सकते हैं। क्योंकि यदि आप आज अगर नीति बना रहे हैं, वो आज से 10 साल बाद कार्य करेगी, तो ये बीच के 10 सालों में समाज नीचे की ओर चलता जाएगा, समाज की उन्नति होना संभव नहीं है। तो व्यवहारिक अनुसंधान तात्कालिक रूप से कार्य करता है कि अभी यदि अनुशासन में कमी है तो ये किस कारण से है, इसके लिए क्या नई नीतियों का निर्माण किया जा सकता है कि बच्चे अनुशासित रहे, विद्यालय का जो वातावरण है वह अनुशासित रहे। तो जो ये क्रियात्मक अनुसंधान है यह व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें व्यवहारिक अनुसंधान का उदाहरण। एक विशिष्ट संक्रामक रोग से लड़ने के लिए नई वैक्सीन का विकास होता है, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन का निर्माण हुआ था। एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का व्यवहारिक समाधान खोजना था उस वक्त व्यवहारिक अनुसंधान का उद्देश्य। जिस समय कोरोना आया, उस कोरोना से इतनी महामारी होने के बाद इतना परेशानी झेल रहे हैं लोग, ये सब देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि तात्कालिक रूप से इसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा कि इसके लिए कौन सी वैक्सीन, किस प्रकार की वैक्सीन का निर्माण किया जाए कि इस रोग से जल्द मुक्ति मिल जाए। और इसका उद्देश्य भी यही था, इस अनुसंधान का उद्देश्य भी यही था कि ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट आया है कि एक साथ इतने लोग एक तरफ से इस रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं, इसको किस प्रकार से दूर किया जाए। फिर बात की जाए इसके प्रभाव की कि व्यवहारिक अनुसंधान जब वैक्सीनेशन पर हुआ तो कैसा प्रभाव हुआ, तो सीधे तौर पर उपचार और रोकथाम के उपाय विकसित हुए जो जीवन बचाते हैं। अर्थात समय समय पर हम सभी को कोरोना के टाइम पे जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे उन इंस्ट्रक्शंस का पालन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन रखना, इन सब चीजों का जो उपयोग करने से धीरे धीरे इस रोग पर रोकथाम करी जा रही थी, इस रोग का उपचार किया जा रहा था, इसको रोकने में सहायता की जा रही थी और अंततः भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाई और उससे हम सभी को सुरक्षित किया। अब आगे बात करते हैं निष्कर्ष के रूप में यदि बात करें तो मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक व्यवहारिक अनुसंधान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साथियों, पहली स्लाइड से लेकर अभी तक आप सभी समझ गए होंगे कि मूल सिद्धांत जब मौलिक सिद्धांतों का निर्माण करता है मौलिक अनुसंधान, तो उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करके कार्य करता है व्यवहारिक अनुसंधान। और जब व्यवहारिक शोध कर अर्थात उन सिद्धांतों का पालन किसी विशिष्ट समस्या के समाधान पे किया जाता है और फिर यदि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, कुछ इफेक्ट्स आते हैं, तो उनके लिए फिर से नया शोध किया जाता है, नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, फिर से उस व्यवहारिक सिद्धांत के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर फिर से मौलिक अनुसंधान किया जाता है। तो ये एक चक्रीय जो प्रक्रिया है अनुसंधान की, यह मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान एक दूसरे पर आश्रित होकर एक दूसरे के माध्यम से नई नई खोज करते हैं और समाज की उन्नति में अपना सहयोग देते हैं। मौलिक अनुसंधान सैद्धांतिक ज्ञान और सिद्धांतों का सृजन करता है। व्यवहारिक अनुसंधान
उस ज्ञान का उपयोग कर ठोस समाधान करता है, जिससे दोनों मिलकर विज्ञान और समाज को आगे बढ़ाते हैं और समाज की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। तो साथियों, ये था मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। आज आप सभी के लिए एक कार्य है कि आप सभी इन जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को छोड़कर ऐसे कौन से सामाजिक या व्यक्तिगत अनुभव से उदाहरण बताइए, कम से कम दो कि मौलिक अनुसंधान के 2 उदाहरण ऐसे जो आपने सामान्य जीवन में देखे हो या वैश्विक दृष्टि पर देखे हो, और ऐसे ही व्यवहारिक अनुसंधान के भी 2 उदाहरण जो आपने सामाजिक रूप से भी देखे हो और सामान्य व्यक्तिगत रूप से भी देखे हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।